राधे राधे प्रिय दर्शकों। कौशल जी की उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी। 10 साल पहले वह रिटायर हो गए थे। एक सरकारी स्कूल में मास्टर जी थे। कौशल जी का एक ही बेटा और एक बेटी। दोनों को कौशल जी ने खूब पढ़ाया था। बेटा इंजीनियर हो गया था और बेटी की शादी वह अपने घर पर ससुराल में अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। कौशल जी अपनी नौकरी के समय पर बहुत कुछ बना दिया था। बेटे के लिए आलीशान बंगला, बैंक बैलेंस, कार, सब कुछ था उनके पास। अभी भी उनकी पेंशन आती थी, लेकिन उनके किस्मत में अच्छी बहू नहीं लिखी थी। कुणाल ने अपने पसंद की लड़की वैशाली से शादी किया था। वैशाली शादी के एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि वह अपनी सास को हाँ घर के कामों में मदद करती। शादी से पहले कभी कभी दोनों पति पत्नी मिलकर काम कर लिया करते थे, लेकिन अब जब बहू घर में आ गई है तो कौशल जी को भी लगता है कि बहू के होते हुए मैं अपने पत्नी के साथ किचन में और घर के कामों में मदद करूं। गांव पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन वैशाली वैशाली घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा काम सावित्री जी के ऊपर रहता था और वह हमेशा फैशन करके घूमना फिरना यही रहता था। कुणाल का भी कुछ अच्छे से काम नहीं था। कंपनी में नौकरी भी लगी, लेकिन कुणाल सही समय पर ना तो अपनी ड्यूटी पर जाता और ना ही मन लगाकर काम करता। इसीलिए उसे अब तक 3 कंपनियों से निकाल दिया गया था। वह भी घर पर ही बैठा रहता। दोनों पति पत्नी जब चाहे घूमने निकल जाते। पिता के पैसे ही तो थे जो वह उड़ा रहे थे। हर वक्त वह दोनों पिता के हाथ सामने हाथ फैलाते ही रहते। पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जल्दी ही मेरी नौकरी लगेगी तो सारे पैसों का हिसाब कर दूंगा। कौशल जी ने कहा, अब कैसी नौकरी चाहिए? 3 3 नौकरी तो तुझे मिली, लेकिन जब तू नौकरी करने के लायक रहे तब ना। जिस काम को करने में मन नहीं लगता, तू इज्जत से नहीं करता, वह काम तेरे पास कैसे टिकेगा? कुणाल कहता, पापा, अब ये इंजीनियरिंग और दूसरों के अंदर का काम करना मुझे पसंद नहीं है। आप ऐसा करो कि मेरे लिए एक अच्छी सी दुकान खरीद कर दे दो। मैं अपनी खुद का बिजनेस करूंगा और देखना, बहुत कुछ कमाऊंगा। कौशल जी ने कहा, बैंक बैलेंस तो जितना भी था, आधे पैसे से तू ज्यादा खा गया है। अब बुढ़ापे के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। कुणाल यही कहता, पापा, बुढ़ापे के लिए आप पैसा क्यों रखोगे? मैं हूं ना, मैं कमाऊंगा तो आपका बुढ़ापा सवर जाएगा। और वैसे भी मरते दम तक आपको पेंशन ही मिलती है। कुणाल की यह इच्छा भी कौशल जी ने पूरी कर दिया। उसके लिए मार्केट में एक दुकान खरीदा और उसे बिजनेस करने के लिए दे दिया। कुणाल ने अपनी कपड़े की दुकान तो जमा ली, लेकिन उसका वहां भी काम पर मन नहीं लगता। कभी दोपहर के 12 बजे तो कभी 2 बजे दुकान पहुंचता। उतने पर उसकी पत्नी का फोन चला जाता कि मुझे यहाँ घूमना है, मायके मेरे साथ आना है। तो दिन में वह 2 4 घंटे तो अपनी पत्नी को लेकर उसके ही कामों में व्यस्त रहता। अब नौकर चाकर के भरोसे कितना काम चलने वाला है। बस वहां भी कौशल जी का पैसा डूबने ही लगा। कौशल जी अपने बेटे की इस रवैया से तंग आ चुके थे। कौशल जी का वह बंगला इतना आलीशान और खूबसूरत था, लेकिन कौशल जी को डर था कि कहीं मेरा बेटा लास्ट में इस बंगले के चक्कर में ना पड़ जाए। उन्होंने अभी तक उस बंगले को अपने नाम ही रखा था और जो दुकान खरीदा था बेटे के नाम पर कर दिया था। बेटा अभी तक कुछ भी कमा कर नहीं लाया। सारा खर्च कौशल जी के पेंशन से या कि उनके बचत किए हुए पैसों से ही चल रहा था। और बहू अब थोड़े थोड़े बातों पर हिसाब भी करने लगी थी। हर बात पे लेकर बहस कर देती, ये मेरे मायके से आया हुआ है, ये मेरे पति कुणाल ने खरीदा है। कौशल जी चाहते तो बहुत जवाब देते थे कि आज तक तेरे पति को मैंने कितना सब कुछ दिया, लेकिन वह यही सोचते थे कि अगर मैं इन बच्चों से जवान लड़ाया तो मुझमें और इन बच्चों में फर्क ही क्या रह जाएगा। एक दिन उदास मुंह लेकर कुणाल घर पहुंचा और कहने लगा, पापा, मुझसे यह दुकान धंधे का काम नहीं संभाला जाता। कोई तो आता नहीं है, कुछ खास पैसों की आमदनी नहीं हो रही है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस दुकान को बेच दूं और कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा।
कौशल जी ने मना किया, बेटा प्रॉपर्टी एक बार अगर खरीद ले तो उसे बेचने में कोई फायदा नहीं, पड़ी रहने दे। कभी न कभी उसका भाव बढ़ेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी अभी तो तूने खरीदवाया था और फिर आधे पौने दाम पर बेचने को बोल रहा है। लेकिन कुणाल अपने पिता की बातों को कहाँ सुनने वाला था। 10 लाख की खरीदी हुई दुकान उसने 7 लाख में बेच दिया। वह पैसे मिले और पति पत्नी दोनों ही उस पैसों से फिर से घर में ही बैठकर खाने लगे। अब तो एक ही बात का डर था कौशल जी को कि यह हवेली कहीं यह मेरे बेटे के हाथ लग गई तो इसे भी बेच देगा। कौशल जी बहुत पछता रहे थे कि मैंने इसके नाम पर दुकान क्यों खरीद कर दिया। दुकान के पैसे भी चले गए, उसमें भरा हुआ सामान भी चला गया। उन्होंने इतना खर्च लगाया था, बेटे ने उसमें भी घाटा ही करवा दिया। अब तो बात बात पर कौशल जी को भी गुस्सा आने लगा था। बेटे की यह हालत देखकर सावित्री जी को भी अब ठीक नहीं लग रहा था। उनका बेटा नालायक निकला, पिता की संपत्ति को लुटाता जा रहा था। कौशल जी ने कहा भी कि दुकान के बेचे हुए पैसे वापिस कर दे। तो कुणाल ने कहा, पापा दुकान के बेचे हुए पैसे जो हैं वो मैं उधारी में दे दिया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उधारी लिया था लोगों से, वह मैंने चुकता कर दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, थोड़े बहुत थे वह हमने खर्च कर दिया। सिर पर हाथ रख कौशल जी बैठ गए। कुछ मिला ना, ना आया ना गया। 6 महीने के अंदर मेरा कितना नुकसान हो गया। अब मैं इस नालायक लड़के के पीछे 1 रुपए खर्च करने वाला नहीं हूँ। उन्होंने एक दिन साफ साफ कह दिया कि अब तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जा काम ढूंढ अपना और अपनी पत्नी का खर्च चला, मुझसे इस उम्र में नहीं होगा। जितनी पेंशन आती है घर खर्च में ही खत्म हो जाती है। तेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऊपर से तेरी पत्नी ते अपनी सास की सेवा या घर के काम करने के बजाय उल्टे मेरी पत्नी से ही काम करवाती है। यह बात वैशाली को भी अच्छी नहीं लगी। वह तो लड़ने के लिए हर वक्त तैयार ही रहती है। वह कहने लगी, देख रहे हो तुम घर पे बेरोजगार होकर क्या बैठ गए कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों को कैसी खरी खोटी सुनाने लगे हैं। तुम कोई काम ढूंढो या कोई बिजनेस करो। अब मैं तुम्हारे पिता के पेंशन के पैसे में घर पर नहीं रहने वाली। लेकिन अब कुणाल करता भी तो क्या। कौशल जी काफी परेशान थे। सावित्री जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि अब कौशल जी भी इस बच्चे की हरकत से बीमार रहने लगे थे। उनसे भी यह सब देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अब कुणाल और वैशाली दोनों अंदर ही अंदर कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे। एक दिन कौशल जी ने कहा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, यह हवेली भी अब मेरा लड़का कहीं बेच ना खाए। मैं अपने जीते जी इस हवेली को उस नालायक के नाम नहीं करके दूंगा। सावित्री जी कहती, चिंता मत करो जी, इकलौता लड़का है, आखिर सब कुछ उसका ही तो है। बेटी अपने घर में वैसे भी सुखी है, घर है, इतना बड़ा हवेली है, कहीं से भी कमा कर लाएगा तो उसका गुजर बसर तो हो ही जाएगा। चिंता मत करो, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, एक ना एक दिन उसके लायक उसे कहीं न कहीं नौकरी तो मिल जाएगी। वह पति को समझाती और खुद भी चिंता करती थी। वहीं कौशल जी की भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह इस चिंता में डूबे थे कि अब क्या होगा। मेरी बनाई हुई सारी संपत्ति तो यह लड़का मिट्टी में मिलाकर रख दिया। दरअसल दुकान खुलवाने के चक्कर में कौशल जी का 15 लाख से 20 लाख रुपए तक खर्च हो गया था। उन्होंने अपनी नौकरी के समय में जो फंड पाया था वह उसे दुकान खरीदवा कर उसमें सामान भरवा कर पूरा पैसा खर्च कर दिए थे। वही उनको सदमा सा लग गया था। लेकिन वह अब कर भी क्या सकते थे। अंदर ही अंदर उनका दम घुट रहा था। सोच सोचकर काफी परेशान थे। उधर कुणाल और कुणाल की पत्नी चुप्पी साध लिए थे। ना जाने ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे थे जो ना तो माँ को पता चल रहा था और ना ही पिता को। कौशल जी इस समय पर खाट पकड़े थे, बिस्तर से उठ बैठ नहीं पा रहे थे। उनकी दवाइयां चालू हो रही थी।
दवा खा खा कर वह अपना दिन गुजार रहे थे। एक दिन बेटी का फोन आया कि उसकी डिलीवरी होने वाली है, मतलब हॉस्पिटल में है, बच्चा होने वाला है। कौशल जी तो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। सावित्री जी थोड़ा अभी आराम महसूस कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए, बेटी का फोन आया है। शीतल कह रही थी कि माँ आ जाती तो ठीक रहता, वह हॉस्पिटल में है, उसे मेरी जरूरत है। कौशल जी ने कहा, तू हॉस्पिटल जा, शीतल का देख रेख कर, मैं घर पर ठीक हूँ, मैं दवाइयाँ उठकर ले लूंगा, तू मेरी चिंता मत कर। सावित्री जी जाना नहीं चाहती थी। कौशल जी की हालात बहुत खराब थी, लेकिन कुणाल ने भी भरोसा दिलाया, माँ तुम मुझ पर इतना विश्वास नहीं कर सकती, और फिर हम तुम्हारे बेटे और बहू हैं, आखिर कब तक तुम ही अकेले करती रहोगी। अब धीरे धीरे वैशाली को भी जिम्मेदारी संभालने दो, वह है ना, हम सब मिलकर पापा का अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे। तुम दीदी के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। सावित्री जी बेटे और बहू की बात मानकर अपनी बेटी के पास चले जाते हैं। सारी रात सावित्री जी अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में रहती हैं, और दूसरे दिन भी इतना जल्दी बच्चा नहीं हो पाता। बस शीतल को दर्द हो रहा था। सारी रात और सारा दिन शीतल को दर्द होता रहा, और रात को फिर शीतल को एक बेटी हुई। बस बेटी के होते ही सावित्री जी को याद आया कि कैसे होंगे शीतल के पापा। मैंने तो उनसे बात भी नहीं किया, क्योंकि बेटी को प्रसव पीड़ा से देख वह सब कुछ भूल गई थी। उनकी बेटी को पहली संतान होने वाली थी, जिसकी वजह से वह काफी तकलीफ में थी। बेटी के हालात को देखकर उन्हें टाइम नहीं मिला कि वह अपने पति कौशल जी के बारे में फोन कर भी पूछ लेते। बेटी के पास ही रह गई। अब बेटी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तो सावित्री जी ने कहा, शीतल अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं बाहर निकलकर तुम्हारे पापा से बात कर लेती हूँ। उन्होंने बेटे के मोबाइल पर फोन लगाना शुरू कर दिया। वह अपने पति का मोबाइल लेकर गई थी कि कुछ ऐसी वैसी बात होगी, कुछ भी रहेगा तो मैं बेटे के मोबाइल में फोन करूंगी। लेकिन उनका फोन कोई उठा ही नहीं रहा था। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। तो फिर उन्होंने अपनी बहू वैशाली के मोबाइल में भी फोन लगाया। वैशाली ने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया। वह काफी परेशान थी कि आखिर बात क्या हो गई, कैसे होंगे कुणाल के पापा, आखिर बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा। वह अंदर आई तो शीतल ने पूछा, क्या हुआ माँ, पापा से बात हुई कि नहीं। सावित्री जी ने कहा, बेटी तेरे पापा से बात नहीं हो पा रही है, बड़ी चिंता हो रही है, ना जाने तेरे पापा की तबीयत कैसी होगी। अब तक उनका दामाद यानी शीतल के पति भी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, माँ जी आपने यहाँ 2 दिन रहकर हम लोगों का बड़ा साथ दिया है, अब आप घर जाइए और आराम भी कर लीजिए। और वहीं पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, और कोई घर में फोन भी नहीं उठा रहा है, ना जाने घर की क्या हालात होगी। सावित्री जी को अचानक याद आया कि इनके मोबाइल में पड़ोस वाले उनके मित्र का भी फोन डाउनलोड किया गया है। उन्होंने दामाद को मोबाइल देते हुए कहा, दामाद जी इस मोबाइल पर देखिए, शर्मा जी नाम से अगर नंबर है तो उसमें फोन लगाइए, शर्मा जी से घर का हालचाल पूछते हैं कि क्या है। सावित्री जी को शर्मा जी का नंबर मिला, उनके दामाद ने लगा कर दिया, तो वह शर्मा जी से बात की। शर्मा जी मैं हॉस्पिटल में 2 दिन से हूँ, शीतल बेटी को बेटी हुई है, लेकिन घर का कुछ पता नहीं मिल रहा, ना कुणाल फोन उठा रहा और ना ही बहू। क्या है मेरे घर का हाल, जरा आप पता तो लगाइए। शर्मा जी पड़ोस में ही थे। वह फोन चालू किए ही घर से निकलकर बाहर गए, और थोड़ी दूर चलकर जब उनके दरवाजे पर गए तो कहते हैं, भाभी जी आपके घर में तो ताला लटक रहा है, कोई भी नहीं है आपके घर में। यह सुन सावित्री जी के तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। ताला लटक रहा है, एक साथ सब कहाँ चले गए।
कुणाल, वैशाली ये दोनों बाहर जा सकते हैं, लेकिन कुणाल के पापा वह तो बीमार थे, वह तो उठ भी नहीं पा रहे थे। सावित्री जी गहरी चिंता में डूब जाती हैं और दामाद से साइड में आकर सारी बात बताती हैं। दामाद जी, यह बात आप शीतल को मत बताइए। शीतल अभी अभी इतने बड़े दर्द से निकली है और उसे आराम और सुकून की जरूरत है। मैं शीतल को कह देती हूँ कि अब मैं घर जा रही हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटी, मुझे नींद आ रही है, घर पर जाकर आराम करूंगी। यह बात शीतल का पति मान जाता है और सावित्री जी शीतल से विदा ले अपने घर आती हैं। सावित्री जी ने देखा कि सच में घर में ताला लटक रहा था। वह काफी परेशान थी। उन्होंने पूछा, आखिर ये सब लोग गए कहाँ? वह बार बार ताले को पकड़ पकड़ कर इधर उधर हिलाती। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर मेरे घर पर ताला कैसे। तभी वहीं पर तीन लोग आते हैं और कहते हैं, माँ जी कौन चाहिए आपको? सावित्री जी ने कहा, यह मेरा घर है, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे बेटे और बहू, मेरे पति कहाँ चले गए? और आप लोग कौन हो? आप लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों ने कहा, आप कैसी बातें करती हो माँ जी? इस घर को मैंने खरीद लिया है, 2 दिन पहले ही तो हमारी रजिस्ट्री हुई है। आज हम इस घर की साफ सफाई करवाने के लिए आए हुए हैं। सावित्री जी के पैरों तले जमीन सरक गई। क्या घर खरीद लिया? पागल तो नहीं हो रहे हो? अभी 2 दिन पहले ही मैं घर छोड़कर गई और आपने खरीद लिया। यह घर मेरे पति कौशल जी के नाम है, आपने कैसे खरीद लिया? उन लोगों ने कहा, मैंने यह घर कुणाल जी से खरीदा है। तरस सावित्री जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह रोते हुए अपने पड़ोस के पति के मित्र शर्मा जी के पास गई और कहने लगी, शर्मा जी यह सब क्या हो गया? ये लोग कह रहे हैं कि हमने घर खरीद लिया है। कुछ लोग मेरे घर के पास आए हुए हैं और मुझे कुछ पता नहीं। फिर कुणाल के पापा कहाँ चले गए? वह मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। शर्मा जी भी काफी परेशान थे। अब तक वह तीनों लोग वहां से चले गए तो शर्मा जी घर के पास आए और ऐसा इधर उधर देखने लगे। सच में ये क्या हो गया? शर्मा जी ताले के पास गए और बोले, ताला तो किसी और का लगा हुआ है, क्या यह आपका है? सावित्री जी ने कहा, ये ताला भी मेरा नहीं है। घर की एक एक चीज मेरी खरीदी हुई है, मुझे अपनी सारी चीजें पता है। जैसे ही शर्मा जी ने ताला उठाकर छोड़ा, दरवाजे पर खटाक से ताले की आवाज आई। मतलब जोर से लगा तो अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। शर्मा जी ने फिर से ताला पटका तो फिर से अंदर से किसी की कराहने की आवाज आई। शर्मा जी सावित्री जी को बुलाकर कहते हैं, भाभी जी आप भी कुछ सुन रही हैं? हाँ हाँ, मैं भी सुन रही हूँ, अंदर से किसी की आवाज आ रही है। शर्मा जी जल्दी से उस ताले को खोलने के लिए एक बड़ी सी लोहे की सरिया लाते हैं और उस ताले पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देते हैं। वहां पर कोई नहीं था। अब तक वह जो तीन लोग आए थे चले गए थे। ताला खुल गया। सावित्री जी अंदर गई। शर्मा जी घबराहट में वह भी अंदर गए। सावित्री जी ने घर की सारी लाइटें चालू की तो घर खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि घर का सोफा, बड़े बड़े बक्सा, टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें उस घर से निकाल दी गई है। बस इधर उधर उथल पुथल हो रखा था घर में। सावित्री जी की सांसें फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह 2 दिनों में इतना सब कुछ कैसे हो गया? वह तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी, जहां पर वह कौशल जी को अंतिम टाइम पर छोड़कर घर से निकली थी। वहां उनके बेड पर कौशल जी नहीं थे, लेकिन अंदर से कुछ कराहने की आवाज आई। वह शर्मा जी को आवाज देती है, भाई साहब आवाज इस कमरे से आ रही है, आइए तो। शर्मा जी भी भागे भागे उसी कमरे में आए। चारों तरफ देखने लगे, कोई नहीं दिखा। फिर शर्मा जी
नीचे झुककर देखे तो उनके बेड के नीचे कौशल जी बांधे हुए हालात में पड़े थे। कौशल जी के मुंह पर टेप चिपकाया हुआ था, इसीलिए वह चाह कर भी नहीं बोल पा रहे थे। बस धीरे धीरे कराहने की आवाज ही निकल पा रही थी। जल्दी से शर्मा जी बाहर निकालते कौशल जी को, उनके मुंह का टेप निकाले, फिर उनका हाथ पैर खोले और उन्हें बेड में लिटाए। सावित्री जी उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आई। कौशल जी काफी थके और घबराए हुए थे। सावित्री जी ने पूछा, यह सब आपके साथ किसने किया? बताइए, क्या हो गया है आपके साथ? अब तक कौशल जी काफी थक चुके थे। वह आंखों में आंसू लेकर रोते हुए कहने लगे, यह सब कुछ तुम्हारे बेटे और बहू ने किया है। हाँ सावित्री, यह हमारे बेटे और बहू ने किया है। तुम्हारे जाने के बाद उन दोनों ने मुझे रात भर खाना नहीं दिया। रात को ही आकर कहने लगे कि पापा इस पेपर पर साइन कर दो। मैंने पूछा, यह कैसा पेपर है, इसमें क्यों साइन करवा रहे हो? तो कहने लगे कि हमने पैसे के लिए कुछ लोन अप्लाई किया है, इसीलिए हमें इसमें साइन चाहिए। मैं भी एक रिटायर मास्टर ठहरा। आज तक मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ना जाने कितने डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो भला मैं बिना पढ़े पेपर में साइन कैसे कर सकता था? मैंने उसके हाथ से पेपर लेकर पढ़ा। वह तो इस बंगले का पेपर था। मैंने कहा, तू मुझे पागल नहीं बना सकता। मैं तेरे जैसे ना जाने कितने लड़कों को पढ़ाया हूँ। मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। मैं यह अपना बंगला तेरे नाम पर नहीं करूंगा। वहीं पर बहू खड़ी थी। उसने मेरे पीठ में जोरदार का वार किया और मुझे चक्कर सा आ गया। फिर इन दोनों ने मिलकर मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझसे जबरदस्ती करने लगे। कहने लगे, साइन करेगा, नहीं तो ये बुढ़ा यही मर जाएगा। जब मुझे होश आया तो मैं बंधा हुआ था और मेरे हाथ में यह स्याही का निशान। लगता है उन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती का हाथ पकड़कर साइन करवा लिया है और मेरा अंगूठा भी लगवा लिया है। वह काफी घबराए हुए थे। सावित्री जी किचन में गई। किचन में कुछ नहीं था। सारी चीजें ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में कुणाल और वैशाली ने बेच दिया था। बस थोड़ा सा कुछ नमकीन वगैरह डिब्बों में था। वह लेकर कौशल जी को खाने को दी, उन्हें पानी पिलाई और फिर शर्मा जी के घर से खाना आया तो उन्होंने खाना खाया। अब तक वह 3-4 लोग जो आए थे सफाई करने के लिए आ गए और कहने लगे, इस घर के मालिक ने हमें भेजा है घर की सफाई करने के लिए। आप लोग ताला तोड़कर अंदर क्या कर रहे हैं? सावित्री जी ने कहा, यह हमारा घर है, हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे? कौशल जी ने कहा, पुलिस को फोन करो। जल्दी ही वहां पर पुलिस आ गई। सारी बातें मालूम होने के बाद पुलिस ने उन लोगों को कहा कि अभी तुम लोग जाओ, इस घर पर अभी इन लोगों को रहने दो। मामला शांत होने तक, सारी बातें सामने आने तक यह लोग अभी यहीं रहेंगे। और फिर पुलिस उन लोगों को ढूंढने में लग गई। कौशल जी और सावित्री जी को समझाते हुए कहने लगे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उन्हें अभी के अभी ढूंढ कर निकालते हैं। वो लोग जाएंगे कहाँ? पुलिस वाले उन लोगों की छानबीन में लग गए। तभी उनके दामाद जी यानी शीतल के पति का भी फोन आ जाता है। शीतल के पति सारी बात जानने के बाद कहते हैं, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। शीतल के पति जाने माने वकील थे, उनकी भी काफी पहचान थी। उन्होंने भी कई पुलिस स्टेशनों में फोन करवा दिया और जल्दी ही कुणाल और वैशाली का पता लग गया। शीतल के पति के पास ही फोन आया कि वह दोनों एयरपोर्ट पर हैं, विदेश जाने की तैयारी में हैं। तभी शीतल के पति ने कई नजदीक पुलिस स्टेशनों में हुलिया बताकर और जहां जहां उन्होंने कंप्लेन किया था सब जगह सूचना दे दी। यहाँ तक कि एक नहीं कई जगहों की पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच गई और उन दोनों को पकड़ लिया।
पकड़कर जब घर लाए, उनसे सारी सच्चाई उगलवाने लगे। उन दोनों ने पहले तो सब कुछ मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने किया होगा पापा के साथ यह जाति। हम लोग तो कब से इस घर को छोड़कर निकल चुके थे। हमारे माता पिता हमें घर से निकाल दिए थे। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने बहुत झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़े तो वह सब रट्टू तोते की तरह कहने लगे कि हम दोनों ने काफी समय से प्लानिंग बना रखा था। हम दोनों को विदेश जाना था। विदेश में कुणाल को अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसीलिए वह विदेश जाना चाहता था। एक कंपनी में वह काम करता था, उसने छोड़ दिया था। उसी कंपनी के एक दोस्त ने उसे फोन करके बताया कि अब मैं विदेश में हूँ और तुझे भी यहाँ अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए कुणाल अपने पिता से सोचा कि इस बंगले को दस्तखत करवा कर अपने नाम करवा लूं। लेकिन वह बात बात पर हमेशा लड़ते थे और यही कहते कि अपने जीते जी ये बंगले को तेरे नाम नहीं करूंगा। इसीलिए कुणाल ने कहा कि मुझे टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ा। सीधे तरीके से पापा यह बंगला मेरे नाम नहीं करने वाले थे और मुझे इस बंगले के 3 करोड़ रुपए मिले, जिसे बेचकर मैं विदेश जा रहा था। लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मैं पकड़ गया। अब कुणाल और वैशाली दोनों को लॉकअप में डाल दिया गया। वैशाली को भी लेडीज पुलिस ने कई थप्पड़ लगाए। जब कौशल जी ने बताया कि पहला बार मेरी पीठ पर किसी भारी सामान से इसी ने किया था, तभी मैं बेहोश हो गया था और फिर जब मेरा होश आया तो मैं खुद को बंधा हुआ पाया। तो वैशाली को भी लेडीज पुलिस ने कई थप्पड़ लगाए कि इस तरह से तू अपने बूढ़े ससुर पर हाथ उठाती है। और वैशाली तब भी चिल्ला रही थी, मैं सबको देख लूंगी, सबके अकल ठिकाने लगा दूंगी। लेकिन अब दोनों लॉकअप में थे, खूब लॉकअप के अंदर ही फड़फड़ा रहे थे। कुणाल से वह 3 लाख रुपए छीन लिए गए, जिसमें से उसने कुछ पैसे टिकट वगैरह में खर्च कर दिए थे। वह पैसे जिससे उसने बंगला खरीदा था, उनको वापस कर दिया गया और वह बंगला फिर से कौशल जी और सावित्री जी को वापस मिल गया, कौशल जी के नाम पर। अब कुणाल और वैशाली विदेश जाने की जगह लॉकअप में थे और कौशल जी ने उन दोनों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौशल जी ने अच्छा किया या बुरा, अपने बेटे और बहू से रिश्ता तोड़कर। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।